चलिए दोस्तों, तो आज आप लोग को एक चीज बता दें कि अभी हम लोग के पास जो टेंथ के एग्जाम जो है, टेंथ का एग्जाम जो है लगभग अभी हम लोग के 45 डे के बाद है। ठीक है, और इस 45 डे में हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को मैथ का क्रैश कोर्स कराएं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इसमें एक भी रुपया आपको नहीं देना है, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है खुलेआम बिंदु, उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और डेली आप लोग को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग को 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो जो है आप लोग को अपलोड करेंगे, और आप लोग रोज डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसमें आप लोग का है एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक जो है आप लोग को पूरा कवर कराएंगे। उसके बाद आप लोग को फॉर्मूला भी पूरा कवर कराएंगे। ठीक है, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस काम ही करना है कि इसको फॉलो करना है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो हम लोग का है वास्तविक संख्या। जो हम लोग का पहला चैप्टर है वह है हम लोग का रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें हम आप लोग को एकदम छोटा लेवल से लेकर चलेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे। जो बेसिक में है हम लोग का कि अंक मैथ का एक दो जो होता है वो कहाँ से, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अंक, इंग्लिश में डिजिट। तो अंक जो होता है हम लोग का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल जो हमारे पास अंक होता है वो होता है 10। कितनी होती है जी, 10 को। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आपको रटाया हुआ है ये चीज, आपको शुरू से ही बताया गया होगा कि जो प्रकृत संख्या होता है उसको गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा जी, जैसे में एग्जाम्पल अगर आपसे देखा जाए तो एग्जाम्पल में होगा 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश। ठीक है, उसके बाद जो आता है हम लोग का आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या जो होती है, तो पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं कि 0 को जब हम लोग प्राकृत संख्या में शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को बोलते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, ये जो है हम लोग का पूर्ण संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि क्वेश्चन ये है, आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही होगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ही बोल रहा है, तो बताइए प्रत्येक पूर्ण संख्या जो हम लोग का यहाँ से शुरू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक,
तो प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या के बारे में बोला। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, तो जीरो हम लोग का पूर्ण संख्या है। अब बताइए कि प्राकृत में जीरो है? नहीं है। अब जब नहीं है तो हम लोग का जो कथन वन है ई का हो जाएगा गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। दूसरा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ जी है। काश देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या इक्वल टू हम लिखे हैं कि जीरो प्लस प्राकृत संख्या, यानी कि जीरो और प्राकृत संख्या इक्वल टू पूर्ण संख्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या टोटल समाहित है, यानी कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, अब यहां से आ जाते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या आ गया। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या पा देते हैं। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे ये है हम लोग का नंबर लाइन। क्या है जी? नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर यहाँ पर हम मिडिल में ले लिए जीरो, तो जीरो के जब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश इंफिनिटी तक ले। और इधर जब आएंगे तो -1 -2 -3 -4 डैश डैश माइनस के इंफिनिटी। यानी कि पूर्ण संख्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए जिस संख्या के माइनस के चिन्ह लगा होता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और जिस संख्या के आगे इधर जो है एक है हम लोग का धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है, ऋणात्मक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होता है। यानी कि ऋणात्मक संख्या जीरो और धनात्मक संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कहा जाए तो निगेटिव नंबर और जीरो और पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब यहां से हम लोग आएंगे तो एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, अगर आपसे कोई पूछ देता है, फॉर एग्जाम क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि -4 और -5 में बड़ा कौन है, तो एक चीज समझिए यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछता है कि -4 और -5 में बड़ा कौन है, तो पहला ये चीज समझ लीजिए कि इधर जो नंबर होता है जितना पॉजिटिव में, जैसे 4 और 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है। 4 और 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है। अगर यहाँ पर आ जाए 6 और 7 कौन बड़ा है? तो 7 बड़ा है। अगर यहाँ पर लिखा जाए 10 और 15 कौन बड़ा है? तो 15 बड़ा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर उल्टा क्या होता है कि -4 और -5, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर 5 बड़ा है तो यहाँ पर भी 5 बड़ा होगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, -4 और -5 में 4 और 5 देखेंगे, माइनस पहले भुला जाएंगे, पहले 4 और 5 देखेंगे इसमें कौन सा छोटा है, और दोनों तरफ जब माइनस होता है छोटा वाला 12 होता है, 12 वाला छोटा होता है। समझ में आया? फिर आप लोग एक बताइए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि यहाँ जो है हम मान लीजिए कि माइनस का यहाँ पर 100 दे दिए और यहाँ पर 0। अब बताइए कि इसमें कौन सा बड़ा संख्या है? -100 और 0 में कौन बड़ी है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो -10 100 और 0 में कौन बड़ी होगी? बताइए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं कि -100 और 0 में कौन बड़ी है। तो -100 और 0 में बोले 0 जो है वो क्या है? बड़ी संख्या है। ठीक है, -100 जो है क्या है? छोटी है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ई माइनस जो होता है हम इसको मान लेते हैं कि एक कर्ज है। क्या है? कर्ज है। कर्ज मतलब समझ में आता है, किसी से कर्जा लिया हुआ है 100 रुपया, तो 100 रुपया कर्जा कोई व्यक्ति, मान लो कि एक कोई व्यक्ति कर्जा लिया है 100 रुपया, बी व्यक्ति इसके पास कर्जा नहीं है और ना ही पैसा नहीं है। तो अब समझिए कर्जा 100 रुपया देगा तब ना इसके बराबर रहेगा, तब ना इससे आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? अभी इससे ये छोटा है, यानी कि 0 बड़ है और ए का है बी बड़ है और ए छोटा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सब इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताते हैं यहाँ पर हम लोग सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, पहचानने के लिए आप लोग को बता देते हैं कि सम संख्या जो होती है उसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होती है।
ठीक है। सम संख्या की परिभाषा होती है कि जो संख्या 2 से पूर्ण डिवाइड होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में समझते हैं 2 के जितना भी गुणज होगा, गुणज का मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब जो है क्या है, सम संख्या है। तो 2 के पारा में जो भी संख्या आएगा, चाहे 2 से जो भी संख्या कटेगा, पूर्ण विभाज्य होगा, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। अब ऐसा नहीं आप लोग सोचेंगे कि 3/2 जो है उस 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 पूर्ण डिवाइड है, नहीं, ये पूर्ण डिवाइड नहीं है, ये आधा अधूरा डिवाइड है, ठीक है। यानी कि 1.5 है तो दशमलव लग गया तो पूर्ण डिवाइड नहीं है। पूर्ण डिवाइड का मतलब हुआ कि 4/2, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी कि 2। देखिए इसमें कोई दशमलव नहीं है, पूर्ण डिवाइड है, ठीक है। तो पूर्ण डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होगा और ही कंप्लीट डिवाइड नहीं है। तो पूर्ण विभाज्य जब होगा तो उसे हम बोलेंगे सम संख्या। तो सम संख्या के अगर कोई भी संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। आगे जो हम लोग का है विषम। विषम, हाँ एक चीज यहाँ से आप लोगों को बता दें कि सम संख्या पर क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई पूर्णांक p है तो इसका समरूप होगा, यानी कि समरूप का होगा। जैसे में हम यहाँ पर ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन हो गया p, b में ऑप्शन हो गया 2p + 1 और c में हो गया 2p + 3 और d में ऑप्शन हो गया 2p + 4, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ इसमें कह रहा है कि यदि कोई पूर्णांक p है तो इसका समरूप का होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है a में p, b में 2p + 1 और c में 2p + 3 और d में 2p + 4। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। समझिए, आप नहीं बताइएगा तो हम बता रहे हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। समझिए, पूर्णांक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो पूर्णांक में हम बताए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 0, -1, -2, -3, -4, -5 डैश इस तरीके से। तो देखिए पूर्णांक में जो होता है वो हम लोग का होता है सम और विषम दोनों होता है। पूर्णांक में आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो ये विषम है, सम है, विषम है, सम, विषम, सम, विषम, सम, तो विषम और सम दोनों होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब कि p को हम कंफर्म नहीं कह रहा है कि यदि कोई पूर्णांक p है, तो ये तो पहले ही लिखा है कि p जो है क्या है, पूर्णांक है, यानी कि p को जो हम लोग बोलेंगे वो -5, -4, -3, -2 ये कुछ भी इसमें से हो सकता है, यानी कि हम लोग का समरूप नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि 2p + 1। हम अभी आप लोग से बोले कि जो संख्या 2 से पूरा डिवाइड हो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो देखिए ये तो 2 से कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कट रहा है, यानी कि ए भी जो होगा, जैसे मान लो कि 2 में p कोई संख्या से गुना करेंगे तो सम तो बना देगा, लेकिन प्लस में लास्ट में जो है विषम है, और विषम जब किसी संख्या में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम ही कर देगा। सम संख्या में अगर विषम संख्या ऐड करेंगे तो वह विषम कर देगा, यानी कि ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। तीसरा वैसा ही समझ सकते हैं कि 1 विषम संख्या, तो यहाँ पर 3 पर भी विषम संख्या, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर समझिए कि ये 2 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 और 4 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो p + 2 होगा, p + 2। अब बाटा में है 2, तो 2 से 2 कट गया, तो देखिए p + 2 बचा कि नहीं बचा, यानी कि जिस संख्या में 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि क्या है, समरूप है। यानी कि 2p + 4 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, इस क्वेश्चन पर आप विशेष करके ध्यान देंगे और जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होगा इस टाइप के वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछता ही रहता है, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पर समझिए कि विषम किसे कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होती है वो उसको पहचानने का है तरीका, तो लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 3,
5 7 9 लगा रहता है, 1 3 5 7 9 लगा रहता है। अब समझिएगा 1 3 5 7 9 लगा रहेगा तो, और दूसरा बात समझिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य न हो उसे बोलेंगे हम लोग विषम संख्या। तो पहचानने का हम यहाँ पर तरीका बता दी है कि इकाई के अंक पर 1 3 5 7 9 रहेगा तो विषम संख्या, और जो यहाँ परिभाषा हो गया कि जो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य हो गया उसे विषम पूर्ण विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। अब देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बोलेंगे 19 विषम संख्या है कि नहीं है, कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस अंक में से कोई अंक लास्ट में है कि नहीं है तो विषम है, नहीं है तो नहीं है। अगर मान लो कि हम दे दिए 20, तो 20 आपसे पूछा कि विषम है कि सम है, तो बस लास्ट में ध्यान देना है कि 1 3 5 7 9 में से है कि नहीं है, नहीं है तो सम है, नहीं है तो सम, अगर है तो विषम। अगर यहाँ पर दे दिया जाए 55, तो 55 में देखते हैं कि लास्ट में इकाई अंक में 5 है, यानी कि 5 पे विषम है। ठीक है, अगर यहाँ पर दे दिया जाए 1200 संख्या दे दिया जाए, अब आपसे पूछे कि ये संख्या बताइए कि विषम है कि सम है, तो बस इतना बड़ा संख्या नहीं देखना है, लास्ट में केवल देखना है कि कौन सा अंक है, तो 3 है, और 3 इसमें है, हाँ है तो ये क्या है, विषम है, तो क्या है विषम। तो बस पहचानने का ही तरीका है, और जो एथी है डेफिनेशन है वो है 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का विषम संख्या हो गया। ठीक है, अब विषम से कोई क्वेश्चन है तो ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि यदि, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं कि यदि कोई पूर्णांक q हो तो इसका विषम रूप होगा, इसका विषम रूप होगा, या क्या होगा, ऐसे कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो गया ए, तो ऑप्शन यहाँ पर ए का दे देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्यू ही लिख दिए, बी में लिख देते हैं ऑप्शन 2q, और सी में लिख दिए 2q+2। ठीक है, और डी में लिख दिए 4q+1, 4q+1, चाहे 2 चाहे 1 चाहे 5 चाहे 3 चाहे 7 चाहे 9, सब लिखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन, यदि कोई पूर्णांक q हो तो इसका विषम पूर्णांक का होगा। यदि कोई पूर्णांक q हो तो इसका विषम रूप का होगा, बताइए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं इसका रूप, विषम रूप का होगा। तो समझिए, यदि कोई पूर्णांक q, यानी q जो है पूर्णांक है, पूर्णांक में विषम और सम दोनों आता है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी में कह रहा है 2q, तो 2q, तो इसमें देखते हैं कि 2 से जब भाग देते हैं तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 2q जो है 2 से पूर्ण विभाज्य, यानी कि ये होगा सम, ये क्या होगा, सम, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है q+2, तो q+2, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक q है, तो q में हम 2 जोड़ेंगे तो कभी सम कभी विषम, कभी सम कभी विषम आएगा। यानी क्यों आएगा, क्योंकि कभी सम में सम जो 2 जोड़ेंगे तो सम आएगा, अगर वही सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम आएगा, यानी कि यह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 4q, यानी q सम हो चाहे विषम हो, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या करेगा, सम देगा, क्या देगा, हमेशा सम देगा, सम संख्या देगा। और सम संख्या में जब हम विषम संख्या ऐड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट जो होगा वह विषम संख्या होगा, यानी कि हम लोग का जो आंसर होगा वो डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, अब यहाँ से आगे और बढ़ते हैं लोग। इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर हम अभाज्य संख्या।
ठीक है। आभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ से एकदम गांठ मान लीजिए कि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है, कंफर्म आता है और आएगा भी, तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। आभाज्य संख्या कहेंगे किसे? तो जो संख्या में एक और खुद मतलब सेल्फ नंबर, खुद से विभाज्य हो, जो संख्या एक और खुद से विभाज्य हो उसे क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या। दूसरा नंबर बात समझिए कि जिस संख्या का फैक्टरों की संख्या मात्र 2 हो, यानी गुणनखंड करने पर कितना गुणनखंड हो? मात्र 2। गुणनखंडों की संख्या कितना हो? 2 हो, बस 2 ना 2 गो होना चाहिए, ठीक है, 2 गो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? आभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, 2 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और दुनिया के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इस बात को आप समझिए, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और संख्या से कटेगा, तो आप लोग बता सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग कि 2 जो है 1 और 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। हम बोले हैं कि 1 और खुद से जो संख्या विभाज्य होती है वह संख्या अभाज्य होती है। फिर अगला जो है हम लोग का वो है 3 है। तो 3 जो है 1 और खुद से डिवाइड होगा, 1 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगा, लगने की लगे, लेकिन सबका होगा, पूर्ण डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर पूर्ण डिवाइड होना चाहिए। या इसका जब फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 होगा, फैक्टर भी करेंगे तो 1 और 3 होगा। 2 गो हो रहा है तो 2 गो हो रहा है, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। इसके बाद आते हैं 4। देखिए 4 किस किस संख्या से कट जाएगा? तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी कि 4 का जो फैक्टर की संख्या हुआ 3 गो हो गया। अब 3 गो होगा तो वो क्या होगा? आभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि 4 आभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 होगा कि नहीं होगा? तो होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, टेस्ट ऐसा ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, कम से कम लिख कर याद करेंगे 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी आभाज्य संख्या होगी उन सभी को क्या करेंगे? याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आता है इसी में से आता है, ठीक है। बोल देगा कि निम्न में से कौन सा आभाज्य संख्या नहीं है, अब क्या करिएगा बताइए। तो अगर आपको याद रहेगा तो उस क्वेश्चन को 5 सेकंड भी काफी है करने में, ठीक है। तो याद कर लेना है इसको, लिखकर 1 से लेकर 100 तक। अगर नहीं होगा तो बोल दीजिएगा, हम लिख देंगे, आपको यहाँ बता भी देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। यहाँ से 1 नंबर आप गांठ मान लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ऐसे करेगा, यानी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल दिमाग लगाना है कि 1 और खुद से देख रहे डिवाइड हो रहा है कि ना। 1 और खुद से डिवाइड हो रहा, अदर कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा तो आभाज्य संख्या होगा। अदर कोई संख्या से डिवाइड हो जाता है तो आभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही बोलते हैं यौगिक, कंपोजिट यौगिक संख्या, ठीक है। अब एक क्या होता है समझिए, इसका ठीक उल्टा होता है, इसका ठीक उल्टा, यानी कि एक खुद और अन्य संख्या से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी 1 से भी कटे, एक खुद और अन्य, यानी कि अदर संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे समझिए 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 में कौन छोटा है? 4, यानी कि 4 जो होगा क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? दूसरा बात एक और परिभाषा इसका समझ लीजिए, यानी कि इसका गुणनखंड जो होगा, गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? 2 से अधिक होगी, 2 से अधिक होगी, 2 से अधिक होगी, ठीक है। जैसे समझिए 4 है, तो 4 जो है वो कौन कौन संख्या से कटेगा? तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी कि 4 आभाज्य संख्या। 5 देखते हैं, 5 किस किस संख्या से कट सकता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से कटेगा, यानी कि 5 जो है वो 1 और 5 से कट रहा है, यानी कि ये जो है यह क्या है? यह भाज्य संख्या और यौगिक संख्या नहीं है, ठीक है।
फिर समझिए 6, तो 6 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, यानी कि इसका गुणनखंड की संख्या जो हो रहा है वह 2 से ज्यादा, और यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भाज्य संख्या समझ सकते हैं। इस टॉपिक में क्वेश्चन आपसे पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है वो बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड हमेशा उसका मतलब कि क्या कहा जाए, खास क्वेश्चन है। वो बोलता है कि निम्न में से कौन सा, यहाँ बोल देंगे कि कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देते हैं, समझिए। ए, तो ए को हम दे दिए यहाँ पर 4, बी 6, सी 2 और डी दे दिए NOT, नॉन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से जो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल। परिमेय संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। कहा जाए तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर के जगह पर नीचे वाला स्थान पर 0 कभी भी नहीं होगा, 0 कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि अपरिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है, जहां Q वही फॉलो करेगा कि यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या से कहते हैं जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल 1/2, 4, 5, -7, √4, √9, इस तरीके से जो भी संख्या एक है परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे समझिए 4, तो 4 के वर्गमूल 2, और 2 को हम बटा में 1 कर सकते हैं। √9 है तो √9 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और बटा में 1। तो देखिए P/Q के रूप में हुआ कि नहीं। अगर आपसे पूछते कि x/0 यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो नहीं, नहीं, अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाए। तो अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में होगा √2, √3, √5, √6, फिर दो कुछ ऐसे समझिए 1.235 1 2 ऐसे ऐसे। देखिए 1.235 1 2 लास्ट में डैश डैश है, तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो यह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर समझिए 1.222, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि क्या होगा, परिमेय संख्या। 2.333 डैश डैश, इसको लिखने का दूसरा भी तरीका होता है कि 2.33 बार बार आता है कि 3 के खोपड़ी पर एक रिंग डाल देंगे। तो ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम बताएंगे कैसे लिखा जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसे जब आ जाए तो उसको नहीं लिख सकते। अब √2 पूछेगा कि सर कैसे यह अपरिमेय संख्या, इसको तो भी हम लिख सकते हैं √2/1 लिख तो सकते हैं, लेकिन √2 का वैल्यू होता है 1.41 डैश 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 डैश, और बाटा में 1 लगा दिए तो कितना 0 लगाइएगा, इधर अंक आते रहता है, तो इसको हम
पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में यह लिखाइबे नहीं करेगा, नहीं लिखने का। दूसरा नंबर आपसे यहाँ पर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन है और ये हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है कि पाई जो होता है वह कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, प्राकृतिक संख्या की, इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो होती है वो हम लोग का अपरिमेय संख्या होती है, याद रखेंगे। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो कौन सा संख्या होता है, तो 22/7 जो होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। तो इस चीज को याद रखेंगे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है और पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्योंकि 22/7 देखिए ना, यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो यह परिमेय संख्या होगा। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता है तो क्या रहता है? अपरिमेय संख्या। इसका जो वैल्यू है अभी तक ले दशमलव के बाद तक ले 52 को अंक तक ले खोजा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस पर सर्च ही हो रहा है और नया नया अंक मिल रहा है, अभी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि पाई जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आपको आगे हमारा फाइनली की वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और यही हम लोग का चैप्टर का नाम है जो कि हमें पढ़ना है, यानी कि खास करके हमें इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ना, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या समझिएगा तो वास्तविक, जैसे परिमेय वास्तविक संख्या जो है वह 2 + √3। देखिए यह परिमेय ही परिमेय तो क्या हो गया? वास्तविक संख्या। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यह अपरिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि देखिए, इतना तक तो आपको याद करके आना ही है। कुछ आता है सहअभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि जब दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे में अगर हम यहाँ पर कहें कि 3 और 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि 3 और 4 को कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 3 और 4 को डिवाइड करेगी, तो 3 और 4 को मात्र डिवाइड करने वाली एक है, और कोई संख्या से 3 और 4 डिवाइड होगा नहीं। इसके लिए 3 और 4 जो है क्या है? समअभाज्य, क्या है? समअभाज्य। फिर समझिए यहाँ पर 5 और 6 सब अभाज्य संख्या। 9 और 16 वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछ दिया है कि 9 और 16 कौन संख्या है। ऑप्शन देता है अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो ये जो है सहअभाज्य संख्या है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या, ऑप्शन दे देगा 4 को, ठीक है। तो जिस संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 आएगा उसी पर हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे, उसी पर क्या करेंगे? टिक करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13 और 65 है। अगर इसका HCF निकालते हैं तो 13 और 65 का ऐसी कौन सी संख्या है जो कि डिवाइड करेगी? तो 13 को 13 तो डिवाइड करवे करेगी और 65 को भी 13 डिवाइड कर देगी, यानी कि इसका जो HCF आया 1 13 आया और इसके कारण जो है 13 65 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक नहीं, बिहार बोर्ड जो है हम लोग के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से आगे
मतलब नहीं पूछता, अब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के क्रम में कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग जितना भी आज पढ़ाएं उन सभी को रट लीजिए। इसमें कम से कम 3 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो ये 10-15 मिनट की वीडियो में आपको 3 नंबर मिल रहा है, इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इतना करें कि इसको जितना भी पढ़ाए उसको रट लीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।